अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम सबसे पहले तस्करा करने जा रहे हैं अफ़गानिस्तान का, जहां आप जानते हैं कि तालिबान को कंट्रोल संभाले हुए तकरीबन 2 महीने का वक्त गुजर चुका है, लेकिन यहाँ की जो मईशत है वो अभी भी ज़बूहाली का शिकार है। ज़ाहिर है इसलिए कि अभी इसको बेहतर करने के लिए तालिबान को बहुत सारा वक्त दरकार है। आलमी बरादरी इसमें तालिबान की मदद करना चाह रही है, लेकिन यहाँ जो माशी बहरान है उसके असरात बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो रहे हैं। गुज़श्ता 2 महीने की बात कर लें तो यहाँ बेरोज़गारों की तादाद में बेपनाह इजाफा हुआ है, क्योंकि यहाँ लोगों को मुलाजमतों के मौके न होने के बराबर हैं। नाज़रीन, अफगानिस्तान के बेशुमार लोग ग़िज़ाई और तिब्बी इमदाद के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। यहाँ कई दहाइयों से जारी खाना जंगी और गैर मुल्की तसल्लुत से मईशत तबाह हो चुकी है। पूरे अफगानिस्तान में गुर्बत का दौर दौरा है और कई इलाके खुश्क साली का शिकार भी दिखाई देते हैं। मुल्क की मईशत कमज़ोर होने के बायस लोग पनाह गज़ीनों की शक्ल में मुल्क छोड़ने के लिए तैयार हैं। दुनिया की 20 बड़ी मईशतों ने अपने इजलास में अफगान लोगों की मदद करने के दावे किए हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे ममालिक तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से हिचकिचाहट का शिकार दिखाई देते हैं। इटली के वज़ीर आज़म ने G20 के इजलास की मेज़बानी की और बाद में कहा कि दुनिया की 20 बड़ी मईशतें अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए अफगानिस्तान में इंसानी बहरान की कैफियत को कंट्रोल करने के लिए इक़दामात करेंगी। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की पनाह गज़ीनों के हवाले से एजेंसी का कहना है कि मौसम सरमा में अफगानिस्तान के लोगों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो सकता है, इसलिए बर वक्त इमदाद का फराहम किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एजेंसी का कहना यह भी है कि लाखों बेघर अफगान बाशिंदे मौसम सरमा के शिदत के रहमो करम पर होंगे, जबकि काबुल और हेरात में दर्जा हरारत नुक्तवा इंजमात से गिर सकता है। अफगानिस्तान के अंदर 35 लाख अफराद बेघर होने पर मजबूर है और उन्हें फौरी तौर पर इमदाद की ज़रूरत है। पनाह गज़ीन एजेंसी ने 40,000 लोगों को इमदाद फराहम किया और इस हफ्ते मजीद 60,000 को मजीद इमदाद दी जाएगी। इमदाद देने का ये सिलसिला जारी है, लेकिन जिस पैमाने पर ये इमदाद दी जा रही है और जिस तरीके से ये इमदाद दी जा रही है, आया ये काफ़ी है या नाकाफ़ी है? नाकाफ़ी है तो क्या इक़दाम करने चाहिए, किस तरह से करने चाहिए, G20 इजलास में इसको लेकर क्या इक़दाम तजावीज़ की गई, ये सारी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब से माहिर हैं, मईशत के बहुत अबूर रखते हैं, माशियात को लेकर मामलात पर, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे शो के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा, G20 को लेकर मैं आपसे बात करना चाहूँगी। हमें मालूम है, आप जानते हैं, हमारे नाज़रीन इस बात से आगाह हैं कि मईशत जो है वो अभी से नहीं बल्कि कई सालों से, कई बरसों से अफ़गानिस्तान के अंदर ज़बूहाली का शिकार रही है। अगर कुछ बेहतरी कभी दिखाई भी गई तो वो फेक ही हुआ करती थी। असलियत क्या थी वो अब सारी चीज़ें पिछले 2 महीने में खुलकर सामने आ गई हैं कि यहाँ से लोगों ने सिर्फ अपने फ़ायदे लिए हैं, अफ़गानिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया, ख़ासतौर पर अफ़गानिस्तान की मईशत को। तो आप क्या समझते हैं कि आलमी ताकतें अब इस मईशत को बेहतर करने में क्या किरदार अदा कर सकती हैं? G20 में ख़ास तौर पर क्या तजावीज़ सामने आई हैं और क्या आप समझते हैं कि वो तजावीज़ मुअस्सर हैं, कारआमद हैं? देखिए, अफगानिस्तान के साथ हमेशा से दो बहुत बड़ी कमजोरियां रही हैं। पहली कमजोरी ये रही है कि पूरा मुल्क जो है वो 2-2.5 अरब डॉलर से ज़्यादा की टैक्सेस इकट्ठे नहीं कर पाता और हुकूमत के अखराजात जो हैं वो 11-12 अरब डॉलर तक पहुंच जाते हैं। तो 8 से 10 अरब डॉलर का यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बजटरी खसारा रहता है और पिछले 20 सालों में हमने देखा है कि उसको अमेरिका बहुत हद तक पुर करता है। वर्ल्ड बैंक के लोन आते हैं, IMF के लोन आते हैं, जर्मनी से पैसा आता है। एक अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन ट्रस्ट फंड बना रखा था मगरबी ममालिक ने मिलके, वो बहुत बड़े-बड़े लोन देता था। ये बहुत बड़ा इशू रहा है कि अखराजात बहुत ज़्यादा हैं हुकूमत के और टैक्सेस इकट्ठे नहीं होते हैं। दूसरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पूरा मुल्क जो है वो 2 अरब डॉलर से ज़्यादा की एक्सपोर्ट नहीं कर पाता, लेकिन 7 से साढ़े 7 अरब डॉलर की इंपोर्ट करना पड़ जाती हैं। तो जहाँ पे आप समझिए कि 5 अरब डॉलर का एक बहुत ही बड़ा तिजारती खसारा खड़ा हो जाता है। ये सिचुएशन पिछले 20 साल से चल रही है, लेकिन 20 सालों में जैसे मैंने कहा कि जर्मनी भी इमदाद करता रहा है, IMF से पैसा आता है, वर्ल्ड बैंक से पैसा आता है। अब वो सारे ज़राए जो हैं, उन्होंने अपनी एड जो है उसको मुंजमद कर दिया है। आपको पता है कि 9 अरब डॉलर जो अफ़गानिस्तान सेंट्रल बैंक का अमेरिका में पड़ा था, वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको फ्रीज़ कर दिया है। अब हालात कुछ ऐसे हैं कि 4 करोड़ अफ़गानियों में से तकरीबन 2 करोड़ जो हैं वो कहते हैं कि फूड इनसिक्योर हो गए हैं। यानी कि अगर उनको एक खाना रोज़ाना का मिल जाता है, तो दूसरा उनको मालूम नहीं होता कि मिलेगा
اور اگر ملے گا تو کس سمت سے آئے گا؟ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 80% آبادی ملک کی جو ہے وہ شرح غربت سے گر گئی ہے، اور اگر 6 مہینے ایسے ہی چلتا رہا اور کوئی میجر قسم کے اقدامات نہ اٹھائے گئے، کوئی میجر قسم کی امداد نہ آئی، تو کہا جا رہا ہے کہ 97%، 97% آف افغان پاپولیشن جو ہے وہ شرح غربت سے گر جائے گی۔ اب بالکل اگر ایسا صورتحال ہوتا ہے کافی سنگین ہے، تو پھر اس تین درجے چیزیں تک پہنچ سکتی ہے۔ پیچھے۔ فاروق صاحب آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ فاروق سلیم صاحب ذرا مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا، ابھی امریکہ کی جانب سے آپ نے یہ جو اتنا افغان حکومت کو جو پیسہ دیا جا سکتا ہے، جس کو فریز کر کے رکھا ہوا ہے، اگر اس کو دے دیا جائے، افغان حکومت کے حوالے کر دیا جائے تو سچویشن بہت بہتر ہو سکتی ہے، لیکن پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، جب G20 ممالک یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ جو پیسہ فریز کیا گیا ہے اس کی بحالی کر دی جاتی ہے تو افغانستان کے لیے بہتر ہے، فوری طور پر تو یہ کیا بھی جا سکتا ہے، تو پھر امریکہ ایسا کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ معاشی طور پر طالبان کو پریشر میں لا کر ان سے اپنے بہت سارے مطالبات جو ہیں امریکی مفادات کے حوالے سے ان کو منظور کرایا جا سکے، منوایا جا سکے طالبان سے؟ سر دیکھیے، ہر ملک کے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں، روس کا اپنا انٹرسٹ ہے، امریکہ کا اپنا انٹرسٹ ہے، پاکستان کا اپنا انٹرسٹ ہے افغانستان کے اندر۔ ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ افغانستان کی مدد کو آئے۔ اگر افغانستان بھکاری ہے تو وہ مجبور نہیں کر سکتا کسی ملک کو کہ وہ لازمی اس کی جو ہے مدد کرے، اور اگر مدد نہیں کرے گا تو پھر افغانستان کا کیا حال ہوگا؟ یہ افغانستان کے اپنے لیڈران نے افغانستان کو سنبھالنا ہے۔ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ آٹا جو ہے اس کی قیمت آسمان سے چھو رہی ہے، چینی نہیں مل رہی ہے، پیٹرول میں بڑی شارٹیج آ گئی ہے، بندرگاہ افغانستان کے پاس ہے نہیں، ڈالرز افغانستان کے پاس ہے نہیں۔ تو یہ بڑا ہی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے، اور جو مغربی ممالک ہیں وہ اس وقت ان کا موڈ نہیں لگ رہا کہ وہ افغانستان کی مدد کریں، اور اگر مدد کرتے بھی ہیں تو کتنی مدد ہوتی ہے؟ کیونکہ اگر 10-11 ارب ڈالر کا سالانہ خسارہ آ رہا ہے، کتنے سال اس کو سسٹین کیا جا سکتا ہے؟ اگر 5 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ آ رہا ہے تو کون اس کو فل کر سکتا ہے؟ بڑے مشکل سوالات ہیں، کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ آپ نے مدد ضرور کرنی ہے۔ آپ نے جو ہے وہ کسی ملک میں اگر ہیومینیٹیرین کرائسس آ رہی ہیں تو دوسرے ملک کا فرض نہیں بن جاتا کہ امریکہ لازماً پاکستان کے کہنے پہ یا کسی اور کے کہنے پہ افغانستان کی مدد شروع کر دے۔ میں سے کوئی ڈھائی فاروق صاحب ہزار بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کا موڈ نہیں لگ رہا ہے نا مدد کرنے کا افغان حکومت کی معیشت کو لے کر، تو یہ فرما دیجیے گا کہ کچھ ممالک ان میں سے ایسے بھی ہیں G20 جو اجلاس ہوا ہے جو واقعتاً مدد کرنا چاہ رہے ہیں، انفیکٹ کر بھی رہے ہیں بہت سارے ممالک، لیکن کچھ محدود پیمانے پر۔ آپ کیا تجاویز پھر سجیسٹ کرتے ہیں، کیا کیا جا سکتا ہے افغان حکومت کی جانب سے، اور کیا کیا جا سکتا ہے مزید ان ممالک کی جانب سے جو کہیں تھوڑے بہت پیمانے پر مدد کر رہے ہیں؟ ان میں پاکستان بھی شامل ہے، ترکی بھی شامل ہے، آپ کو معلوم ہے فاروق صاحب۔ دیکھیے، جو ممالک اس وقت اپنے سفارتی تعلقات جنہوں نے قائم کر رکھے ہیں، ان کے پاس تو اتنے پیسے ہیں نہیں جتنا نقصان افغانستان کر جاتا ہے۔ ہم پاکستان تو پیسے تو افغانستان میں نہیں ڈال سکتے، نہ ہی اس کی ارب ہر ڈالر کی مدد کر سکتے ہیں، نہ ہی ترکی یہ کر سکتا ہے، نہ ہی رشیا یہ چاہتا ہے۔ چائنا کی تاریخ کچھ ایسی رہی ہے کہ وہ تجارتی خساروں کے لیے یا بجٹری خساروں کے لیے جو ہے وہ کسی بھی ملک کی مدد نہیں کرتا۔ تو مدد تو افغانستان نے اپنی خود سے ہی کرنی ہوگی۔ کوئی باہر سے آ کے اپنا جی اسٹریٹجک انٹرسٹ دیکھے تو اس کی بنیاد پہ ضرور کچھ پیسے ڈال سکتا ہے، لیکن حالات پاکستان کے لیے بڑے گمبھیر ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر 97% کے قریب کہیں غربت جا رہی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ریفیوجیز ہوں گے۔ ہمارے ہاں آپ کو یاد ہے کہ پچھلی جنگوں کے دوران کوئی 2-3 ملین افغان ریفیوجیز پاکستان آ گئے تھے، پھر پاکستان کے اوپر بوجھ پڑ جاتا ہے۔ اگر افغانستان میں رہنے والوں کے اوپر والوں کے لیے کوئی ملازمتیں اویلیبل نہیں ہوں گی تو پھر وہ منشیات کی ٹریڈ میں چلے جائیں گے، پھر ڈرگس کا کاروبار شروع کر دیں گے، یا پھر وہاں اتنی ساری جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو جوائن کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ خاص طور پہ افغانستان کے جو نیبرز ہیں ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ جو G20 کا آپ بار بار ذکر کر رہی ہیں، وہ افغانستان سے اتنا دور ہیں کہ وہ ڈائریکٹ افغانستان ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں بن سکتا۔ جو بات ابھی ہو رہی ہے وہ ہیومینیٹیرین کرائسس کی ہو رہی ہے،
کہ وہ مدد کی جائے، اور پھر وہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ طالبان حکومت کو مدد نہیں کرنا چاہتے، وہ ڈائریکٹ افغانیوں کی تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور طریقہ کار کوئی ایسا سوچا جا رہا ہے کہ مدد افغانیوں کی جائے، لیکن وہ حکومت جو طالبان کی بیٹھی ہے، جس کو ابھی تک کوئی ریکگنائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے تھرو نہ کی جائے۔ ٹھیک ہے جی، اقوام متحدہ کے تھرو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم مدد کریں گے، G20 اجلاس میں جو لوگ شریک تھے۔ بہرحال آپ کی تجاویز بھی سامنے ہیں، ایک محدود پیمانے پر کچھ ممالک مدد کر سکتے ہیں، افغان عوام کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن جس پیمانے پر ایفرٹس ہونی چاہیے اس کے لیے عالمی برادری کا کردار جو ہے وہ بڑا اہم ہے۔ صرف یہ نہیں سوچا جانا چاہیے کہ اگر یہاں پر یہ حالت ہوتی ہے اور اس کا کوئی ریاکشن سامنے آتا ہے، لوگ کچھ اور چیزوں کے اندر انوالو ہوتے ہیں تو صرف پڑوسی ممالک پہ آئے گا، بلکہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پوری دنیا پر آئے گا۔ یہ بات وزیر اعظم پاکستان عمران خان بار بار کہہ چکے ہیں۔ بہرحال ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، آپ ماہر ہیں معیشت کے، ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنا وقت نکالا، اپنا تجزیہ شیئر کیا، سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ بات کر رہے تھے جی ہم افغانستان کے حوالے سے، جہاں معیشت جو ہے ہمیں زبوں حالی کا شکار دکھائی دیتی ہے، لیکن آپ یہ جانتے ہیں ناظرین کہ دنیا بھر کی معیشتیں جو ہیں وہ زبوں حالی کا شکار رہی ہیں پچھلے تقریباً 2 سال سے، اور ایسا کیوں ہوا ہے؟ ایسا ہوا ہے کووڈ-19 کی وجہ سے۔ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ اتنا ایک وائرس جو ہے اتنا مہلک ثابت ہوگا، اتنا زیادہ نقصان پہنچائے گا، اور اس طرح سے بڑی بڑی معیشتیں جو ہیں دنیا کی وہ ڈوب بھی جائیں گی اور زبوں حالی کا بہت ساری جگہوں پر شکار ہو جائیں گی۔ بہرحال جی یہ ہوا ہے، اور ہوا کس لیے ہے؟ کیونکہ بہت سارے ممالک میں کووڈ کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ کہیں مکمل لاک ڈاؤن دکھائی دیا، کہیں جزوی لاک ڈاؤن دکھائی دیا، اور اسی لاک ڈاؤن کے دوران سرحدی پابندی، سفری رکاوٹیں اور یہ جو سیاحت تھی، یہ ساری پابندیوں کے بعد اس سیاحت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، اور سیاحت کے شعبے سے بے شمار لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے وہ کہیں پر کوئی ٹھیلا لگائے ہوئے شخص ہو سیاحتی مقام کے اوپر، یا کوئی ریسٹورینٹ کا کوئی مالک ہو، تمام ہی لوگ، ہوٹل کے مالک ہوں، تمام ہی لوگوں کو نقصان پہنچا ہے، اور سیاحتی صنعت سے معیشت چلانے والے بہت سے ممالک کو سیاحت پر پابندیوں سے معاشی خسارے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب بہت سارے جو ممالک ہیں انہوں نے طے کیا ہے کہ جی انف از انف، بہت زیادہ ہو گیا۔ ویکسینیشن کے اہداف حاصل کرنے کے بعد اپنے یہاں سیاحت کو بحال کرنے کا سلسلہ ان ممالک نے شروع کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سیاحت کی صنعت اور اس سے منسلک دوسرے شعبوں کا کاروبار چل سکے اور سیاحت پر انحصار کرنے والے ممالک اس سے معاشی فوائد حاصل کر سکیں، اس کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ-19 کو لے کر جو پابندیاں تھیں ان پابندیوں میں بہت حد تک ہمیں نرمی آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ چلی نے اگلے مہینے سے ویکسین شدہ افراد کے لیے سیاحت کھولنے کا اعلان کیا ہے، اور سیاحوں کو کہا یہ ہے کہ وہ PCR ٹیسٹ نیگیٹو آنے کی صورت میں قرنطینہ کی شرط بھی ان کو پوری نہیں کرنا ہوگی۔ PCR اگر ان کا نیگیٹو ہے وہ دکھا سکتے ہیں، اور اس کے بعد وہ سیاحت کے لیے یہاں پر آ سکتے ہیں۔ کوئی قرنطینہ یا 15-14 ڈیز کے لیے آپ کو الگ سے رہنے کی کوئی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ اچھا، بھارت نے آپ کو بتائیں کہ غیر ملکی سیاحوں کے لیے ملکی سرحدیں 15 اکتوبر سے کھولنے کا اعلان کر دیا ہے، اور سیاحوں کو ویزے دینے کا عندیہ دیا ہے۔ بھارت میں سیاحت کی شرح میں 75% کمی ہوئی ہے، اور فجی کی بات کریں گے، وہاں کے وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہمارے ہزاروں لوگ سیاحت کی صنعت سے منسلک ہیں، اس لیے نومبر تک 80% آبادی کو ویکسین مکمل کرنے کے بعد ملک کو سیاحوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ بحرین اور متحدہ عرب امارات میں بھی آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگ سیاحت کے لیے آیا کرتے تھے، ان سمیت یورپی یونین کے ممالک نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم سیاحوں کے لیے اپنی سرحدیں کھولنا شروع کر رہے ہیں۔ برطانیہ نے بھی اپنی سفری پالیسی کو تبدیل کیا ہے۔ تھائی لینڈ میں بھی 1 اکتوبر سے امریکی شہریوں کے لیے سیاحت کھول دی گئی ہے، اور 1 اکتوبر سے مزید ممالک کو بھی سیاحت کا جو وہ ہے الاؤ کر دیا گیا ہے۔ دیگر ممالک بھی شامل ہیں، سنگاپور جہاں پر بہت سارے لوگ جاتے ہیں، امریکہ بہت سارے لوگ جانا چاہ رہے تھے جو رکے ہوئے تھے، ڈنمارک ہے، فرانس ہے، اٹلی ہے، نیدرلینڈس ہے، اسپین ہے، برطانیہ، بہت ساری جگہوں پر یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ اب اس فیصلے سے کیا واقعتاً سیاحت کی صنعت کو جو نقصان پہنچا ہے وہ پورا ہو پائے گا، یا اسی طرح سے صنعت بحال ہو پائے گی کووڈ کے ہوتے ہوئے بھی جس طرح سے سوچا جا رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے سجاد شاہ صاحب سے، جو کہ سابق صدر رہے ہیں پاک ٹورزم اتھارٹی کے، اور اس وقت ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم سجاد شاہ صاحب۔ سجاد صاحب آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی میں آواز آ رہی ہے آپ کی مجھے؟ اچھا سجاد صاحب، بہت شکریہ، نوازش آپ ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکال رہے ہیں۔ سجاد صاحب مجھے پہلے تو ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ بہت سارے سرویز کیے گئے ہیں، بہت ساری رپورٹس آئی ہیں اکانومی کو لے کر، معیشت کو لے کر، بہت زیادہ نقصان کہا جا رہا ہے کہ معیشت کو جو پہنچا ہے وہ سیاحت کے شعبے کے بند ہونے سے پہنچا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کاروبار سے منسلک ہیں، وابستہ ہیں۔ تو کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ بہت سارے ایسے ممالک جن کو زیادہ نقصان ہوا ہے وہ صرف اور صرف اس لیے ہوا ہے کہ وہ سیاحت کا شعبہ وہاں پر بند ہو گیا تھا؟ کیونکہ بہت سارے ممالک کا تو انحصار ہی سیاحت پر تھا نا سجاد صاحب؟
जी बिल्कुल ऐसा ही है कि पाकिस्तान को स्पेशली बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है इसमें। और चूंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी तो आपको पता है कि जी कोई इंडस्ट्री एक्सपोर्ट तो इतनी बड़ी थी नहीं। और सबसे बड़ी चीज जो है कि पाकिस्तान में जो सियाहत की इंडस्ट्री है, स्पेशली जो नॉर्थ पाकिस्तान है, माउंटेन्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, उसकी तरफ तो लोगों का आना बिल्कुल बंद हो गया था, और जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सही। फारूक साहब, आप तक अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो पाकिस्तान के अलावा भी हम दीगर ममालिक की भी बात कर रहे हैं, दुनिया भर की मीशतों की बात कर रहे हैं। अमेरिका को आप देख लीजिए, बरतानिया को आप देख लीजिए, बहुत सारे ममालिक पर उनको पाबंदियां आयद करना पड़ी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत समेत बहुत सारे ममालिक जो हैं ये पाबंदियां हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि अभी कोविड की मौजूदगी में, जब कोविड रुखसत नहीं हुआ है, कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, इस तरह से पाबंदियां हटा देना सयाहों को अट्रैक्ट कर पाएगा? उसी तरह से ये सनत बहाल हो पाएगी सज्जाद साहब, जिस तरह से पहले थी ये सनत? जी बिल्कुल। दुनिया जो है वो तो पाकिस्तान की तरफ आना चाहती है, और ये पाबंदियां जो है, आप देखिए कि मैं आपको जापान की मिसाल देता हूं कि जापान में जो 2018 का जो रेवेन्यू था टूरिज्म का, वो टोयोटा कंपनी से ज्यादा था, क्योंकि इससे पहले जापान ने जो है टूरिज्म पे को इतना उसके ऊपर कंसंट्रेट नहीं किया था, वो एक्सपोर्ट पे ज्यादा करते थे। लेकिन जब उनको पता चला कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री जो है ये ज्यादा बेहतर रेवेन्यू दे सकती है, स्पेशली फॉरेन रेवेन्यू की मैं बात करूंगा, तो उन्होंने अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को खोला, और उसका रिजल्ट ये निकला कि जी टोयोटा की जो थी ओवरऑल एक्सपोर्ट, उससे ज्यादा टूरिज्म का रेवेन्यू था। तो पाकिस्तान के पास जो है ये इसको खोलना चाहिए पाकिस्तान को। ऑफ कोर्स कोविड 19 जो है वो बड़ी डेंजरस एक मर्ज है, इसको कंट्रोल करना चाहिए, और इसके ऊपर जो है एसओपी के साथ इसको खोलना चाहिए, जिस तरह दूसरे ममालिक खोल रहे हैं। पाकिस्तान में सिर्फ कोविड का मसला ही नहीं है, हमारी वीजा पॉलिसी को जो है उसको रिव्यू करने की जरूरत है, उसको रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे और भी मसाइल हैं कोविड के अलावा पाकिस्तान में। ठीक है, कोविड के अलावा भी बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन आज हम खास तौर पर बात कर रहे हैं सज्जाद साहब कि जितना टूरिज़्म इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा है कोविड के आने के बाद, जिस तरह से मुख्तलिफ ममालिक को पाबंदियां लगाना पड़ी। आप भी जानते हैं, हमारे भी इल्म में है कि बहुत सारे अफराद चूँकि इससे वाबस्ता हैं, इस इंडस्ट्री से, तो उनकी कारोबार चले गए थे, वो लोग ज़बूहाली का शिकार हो गए थे, खाने के भी लाले पड़ गए बहुत सारी जगहों पर। तो हमने ऐसे लोगों को भी देखा है, उनके बारे में जाना है। तो आप नहीं समझते हैं कि कोई बड़ा पैकेज जो है वो कुछ बड़े ममालिक की जानिब से ऐसे ममालिक के लिए जो इस सनत के, इस इंडस्ट्री के ख़त्म होने की वजह से मुतासर हुए हैं, उसका ऐलान किया जाना चाहिए, या फिर उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ मुख्तलिफ ममालिक को ख़ुद से करना चाहिए जो इस सनत से वाबस्ता थे, ताकि उनकी बहाली हो सके और वो उसी तरह से पार्टिसिपेट कर सके इस इंडस्ट्री के अंदर जिस तरह से पहले कर रहे थे? जी देखिए, ये टोटल प्राइवेट सेक्टर का इनिशिएटिव होता है, ये जो टूरिज्म है। गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेशन ही दे सकती है, और जो बाकी मुल्कों से हम तो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इस लिहाज से कि उनकी गवर्नमेंट हमारी की हेल्प करेगी। हाँ, हमारी अपनी मार्केटिंग होनी चाहिए उन मुल्कों में, क्योंकि टूरिस्ट जो है ये जो है अपनी मर्जी से आता है, इसको आप जबरदस्ती तो भेज नहीं सकते। और दूसरे मुल्कों में जाके हमारी मार्केटिंग करना बहुत बड़ी ज़रूरी है, हमारी एम्बेसीज को वहाँ काम करना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात जो है, जो मैं आपको पहले मैंने अर्ज किया कि हमारी वीज़ा पॉलिसी जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जो लोग आना चाहते हैं वो वीज़ा नहीं ले सकते। वीज़ा हमने बड़ा जो है उसका सिस्टम लेकिन खराब कर सजाद दिया साहब, है। अभी अभी प्राइम मिनिस्टर ने आते ही जब हुकूमत उन्होंने संभाली थी तो कुछ शराइत में नरमी भी की गई है, ई वीज़ा की सहूलत भी बहुत सारे ममालिक के जो लोग हैं उनको दी गई थी। ये जो ई वीजा की सहूलत है ना, ये वो लोग समझते हैं कि ये बड़ा बड़ा अच्छा एक कदम उठाया गवर्नमेंट ने, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अब आप देखें कि आप अपने साथ के कंट्रीज को देखें, मैं दूर नहीं जाता, आप दुबई को देख लें। दुबई में की जो वीजा पॉलिसी है, वो जो जो टॉप नेशनैलिटीज हैं दुनिया की, जापान है, अमेरिका है, कोरिया है, चाइना है, या यूरोप है, उनके लिए उन्होंने इंट्री ऑन अराइवल रखा हुआ है, वीजा वाली कोई बात नहीं है। वीजा उन मुल्कों ने ई वीजा रखा है कि जो नहीं चाहते कि उनके यहाँ थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोग आए, उनके लिए उन्होंने वीजा रखा हुआ है। जैसे कि हम लोग जो है, हमें कोई एम्बेसी एक्सेप्ट नहीं करती, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तानी हमारी एम्बेसी में भी आए, उन्होंने हमारे ऊपर जो है वो
ई वीजा लगा दिया कि ये लोग घर में बैठे हुए ठीक है, इम्प्लाई आप समझते हैं कि ये ई वीज़ा जो है इस पर नज़रसानी की जानी चाहिए, मज़ीद जो है आसानी लानी चाहिए, जिस तरह से वीज़ा ऑन अराइवल या ऑन अराइवल एंट्री आप कह रहे हैं दुबई के अंदर है या दीगर ममालिक में, उस तरह की पॉलिसी पाकिस्तानी हुकूमत को अपनानी चाहिए। दीगर भी ममालिक के हवाले से आप बात कर रहे थे कि क्या कुछ इकदाम किए जा सकते हैं, क्या इकदाम किए जाने चाहिए, क्योंकि आप इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझते हैं बिकॉज आप साबिक प्रेसिडेंट रहे हैं पाक टूरिज्म अथॉरिटी के। सज्जाद शाह साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए, आपकी तजावीज़ के लिए जो आपने आज हमसे शेयर की है। नाज़रीन, प्रोग्राम में अब हमें रुख अमेरिका का करना है, जहां अगस्त के दौरान बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने अपनी मुलाजमतें छोड़ दी हैं। जी हाँ, पहले आप ये सुनते रहे कि कोविड की वजह से लोगों को मुलाजमत से निकाला गया है, लेकिन यहाँ पर लोग मुलाजमतें खुद छोड़ कर जा रहे हैं। क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है, आपसे शेयर करेंगे ब्रेक के बाद। मिंबर तेरा अर्शे बरी या रहमत लिल आलमीन या रहमत लिल आलमीन। मिंबर तेरा अर्शे बरी या रहमत लिल आलमीन या रहमत लिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि ब्रेस्ट कैंसर एक मोहलिक मर्ज है। पाकिस्तान में हर साल हज़ारों ख़वातीन इस मर्ज की बरवक्त तशख़ीस और आगाही ना होने की वजह से अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठती हैं। मैं आप सब से गुजारिश करती हूँ कि आप इस मर्ज़ की अलामात के बारे में जानें। सीने या इसके अतराफ़ में गिल्टी या किसी भी किस्म की गैर मामूली तब्दीली की सूरत में फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। मैं मीडिया से अपील करती हूँ कि वो अक्टूबर के महीने में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में लोगों में आगाही पैदा करें, ताकि इस मर्ज़ की बरवक्त तशख़ीस से कीमती जानें बचा सकें। याद रखें, सेहतमंद ज़िंदगी के लिए बरवक्त तशख़ीस ज़रूरी है। शुक्रिया। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको आगाह किया था कि अमेरिका में सिर्फ अगस्त के महीने में एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जो खुद से अपनी मुलाजमतें छोड़ गई है। बताया ये जा रहा है कि सिर्फ अगस्त के महीने में एक माह में 30 दिन के अंदर 43 लाख लोगों ने खुद अपनी जॉब्स छोड़ दी हैं, खुद अपनी नौकरियां जो हैं उनको छोड़ छाड़ के वो घर चले गए हैं कि जी हमें मुलाजमत नहीं करनी है। सर्वे जो किया गया है वो ये बताता है कि इसकी वजह सिर्फ ये थी कि लोग कोविड से इतने ज़्यादा खौफज़दा हैं, इतने ज़्यादा डरे हुए थे कि उन्होंने प्रेफर किया कि नहीं जी नौकरी नहीं करनी है, अपनी जान बचानी है, हमें घर बैठना है, हमें नौकरी नहीं चाहिए। इससे पहले नाज़रीन आप जानते हैं कि अमेरिका में बहुत सारे लोगों की मुलाजमतें चली भी गई थी। अब बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं उन्हें लोगों को फारिग करना पड़ा था, मुलाजमत से हटाना पड़ा था। लेकिन अब अगस्त के महीने में ये देखने में आया है कि अमेरिका के लोगों ने खुद ये डिसाइड किया। क्या ऐसा? नो डाउट ये तो हम जानते हैं आपके बिल में है कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई हैं कोविड को लेकर, लेकिन जब वैक्सीनेशन का अमल जारी है, जब बात अब यहाँ तक आ गई है कि बहुत सारे ममालिक पाबंदियाँ हटा रहे हैं सयाहत के लिए, अमेरिका भी उनके अंदर शामिल है, तो क्यों अभी 2 माह पहले अगस्त में लोगों को ये फैसला लेना पड़ा है कि इतनी बड़ी तादाद में नौकरियाँ छोड़ी हैं? इस हवाले से हमारे पास एक पैकेज मौजूद है, आपको दिखाएंगे। अमेरिका में वबा की डेल्टा शक्ल से परेशान होकर वर्कर्स अपनी मुलाजमतों को तर्क कर रहे हैं और इस साल अगस्त के महीने में
यहाँ 43 लाख लोगों ने अपनी मुलाजमतों को छोड़कर एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक मुलाजमतों के मौके और वर्कर्स की तादाद के हवाले से होने वाले एक सर्वे में कहा गया है कि अमेरिका में मुलाजमतें छोड़ने का रुझान बड़ी शिद्दत से बढ़ गया है और अगस्त के महीने में सामने आने वाले आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ये तादाद गुज़िश्ता तमाम रिकॉर्ड से 2.9% ज्यादा है, जबकि मुलाजमतों के मौके भी कम होकर सिर्फ 1 करोड़ 4 लाख रह गए हैं, जो इस साल जुलाई में 1 करोड़ 11 लाख थे। अमेरिका में मुलाजमतें तर्क करने के रुझान से वाज़ेह होता है कि अमेरिकी वर्कर्स अपनी मुलाजमतों के हवाले से कितने नाएतमाद हैं, लेकिन अगर आदाद-ओ-शुमार का गहराई से मुताला किया जाए तो ये जाहिर होता है कि मुलाजमतें छोड़ने वालों की अक्सरियत कोरोना वायरस की डेल्टा शक्ल से बेहद खौफजदा हैं और इस खौफ में मुब्तला होकर मुलाजमतें छोड़ रहे हैं। सर्वे के मुताबिक होटल्स और रेस्टोरेंट से अगस्त के महीने में 8,92,000 अफराद मुलाजमतें छोड़ गए, जिसकी बड़ी वजह यहाँ कोरोना वायरस का फैलाव बताया जा रहा है। गुज़िश्ता जुलाई की निस्बत अगस्त में मुलाजमतें छोड़ने वालों की तादाद 1,57,000 का इजाफा देखा गया है। अमेरिकी लेबर मार्केट में 50 लाख लोगों की गुंजाइश मौजूद है, क्योंकि कोरोना वबा की पहली लहर के नतीजे में यहाँ 22 मिलियन लोग नौकरियों से हाथ धो बैठे थे। ताहम यहाँ छोटे कारोबार करने वाले 51% अफराद का कहना है कि उनके पास मुलाजमतों के मौके मौजूद हैं और ये सितंबर में मुकम्मल नहीं हो सके। कारोबार के मालिक वर्कर्स को मुलाजमतों पर लाने के लिए मुराद का ऐलान कर रहे हैं। छोटे कारोबार करने वाले 42% लोगों का ख्याल है कि गुज़िश्ता महीने मुराद में इजाफे और उजरत बढ़ाने से मुमकिन है लोग मुलाजमतों की तरफ वापस लौट आएं। अमेरिका में वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन ने सिर्फ 0.7% के हिसाब से मुलाजमतें तर्क की हैं, जबकि अमेरिकी फाइनेंशियल सर्विस से भी कम तादाद में लोगों ने अपनी मुलाजमतें छोड़ी हैं। इस शोबे में से 10,19,000 लोगों ने मुलाजमतें छोड़ दी हैं, जो कि इस शोबे का 1.3% बनता है। अमेरिका की जनूबी रियासतों में 15 लाख लोगों ने मुलाजमतें तर्क कर दी हैं, जबकि शुमाल मशरकी रियासतों में 6 लाख लोग मुलाजमतें छोड़ गए हैं। बिल्कुल जी, अब हम चलेंगे ऑस्ट्रेलिया, जहां होने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन के मुकाबले। और आपको बताएं कि इन मुकाबलों में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलिया हुकूमत ने एक शर्त रखती है। शर्त कोई ज़्यादा कड़ी नहीं है। शर्त यह है कि जो भी इन मुकाबलों में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो भी प्लेयर्स खेलना चाहते हैं मुख्तलिफ खेलों के अंदर, उनके लिए वैक्सीनेशन करवाना कोविड-19 से बचाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके बाद तमाम खिलाड़ियों के वाज़ेह तौर पर हिदायत कर दी गई है कि अगर कोई ये सोचकर आ जाता है कि उसे वैक्सीनेशन नहीं कराई है, वो कोई रीज़न दे सकता है और फिर वो अपने मुकाबले में हिस्सा ले सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्या कहना है इस बारे में ऑस्ट्रेलियन हुकूमत का? एक पैकेज है हमारे पास, आपसे शेयर करते हैं। अगले साल 17 जनवरी से शुरू होने वाले ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों और दूसरे अमले के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई है। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के कहलेकार का कहना है कि वैक्सीन शुदा खिलाड़ी टूर्नामेंट में भरपूर तरीके से हिस्सा ले सकेंगे। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक मेलबर्न रियासत विक्टोरिया का बड़ा शहर है और इस रियासत की मकामी हुकूमत ने टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों और दूसरे अमले के अफराद के लिए वैक्सीन शुदा होना लाजमी करार दिया है। ताहम हुकाम ने अभी तक ये वाज़ेह नहीं किया कि गैर मुल्की खिलाड़ियों और ऑस्ट्रेलिया की दूसरी रियासतों से आने वाले खिलाड़ियों के लिए इस शर्त का इतलाक होगा या नहीं होगा। विक्टोरिया रियासत के वजीर खेल मार्टिन पकोला का कहना है कि कोई भी खिलाड़ी वबा के हवाले से वैक्सीन करवाने में किसी कोताही का मुजाहिरा न करे। टेनिस इंतजामिया ने भी खिलाड़ियों से अपील की है कि वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं। ताहम ऑस्ट्रेलियाई चैंपियन नोवैक और दूसरे कई खिलाड़ियों ने वैक्सीनेशन के हवाले से तहफ्फुजात का इजहार किया है। ऑस्ट्रेलियन टेनिस ने जनवरी में होने वाले मुकाबलों के लिए इंतजामात के हवाले से कुछ भी वाजे नहीं किया है, लेकिन वैक्सीन शुदा खिलाड़ी यहाँ ज्यादा आजादी से घूम फिर सकेंगे और ये भी मुमकिन है कि उन्हें 14 दिन के करंतना के मरहले से भी न गुजरना पड़े। ऑस्ट्रेलिया ने गैर मुल्की अफराद के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर रखी है और वजीर खेल का कहना है कि उन्हें मालूम नहीं है कि बगैर वैक्सीन के लोगों को मुल्क में दाखिले की इजाजत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। मेलबर्न में कई महीनों तक लॉकडाउन का इतलाक रहा है और विक्टोरिया रियासत वबा के हवाले से पाबंदियों को 70% आबादी को वैक्सीन कराने के बाद आसान करेगी। ये हदफ इसी माह के आखिर तक तय होने का इम्कान है।
बिल्कुल जी, 17 जनवरी से ये मुकाबले शुरू होने हैं, लेकिन नोवाक जोकोविच समेत बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं, बहुत आलमी शोहरत रखने वाले खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने कह दिया है कि जी हमें तो नहीं लगवानी वैक्सीन। तो अब देखते हैं लेट्स सी कि ऑस्ट्रेलियन हुकूमत क्या फैसला करती है। ऐसे नामवर खिलाड़ियों को इसमें शिरकत का मौका दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है वैक्सीनेशन के बगैर, जो भी होगा यकीनन हम आपको आगाह करेंगे। अभी हमें आपको लेकर चलना है फ्रांस, जहाँ के सदर मैक्रोन ने एक अहम बयान दिया है, और ये बयान उन्होंने दिया है ग्रीन एनर्जी को लेकर, जिस पर दुनिया भर में बहुत सारा काम किया जा रहा है। अपने कुर्राए अर्ज़ को, इस दुनिया को महफूज बनाने के लिए ग्रीन एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम सभी जानते हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान इसको लेकर बहुत ज़्यादा हमें एक्टिव दिखाई देते हैं, उनकी टीम बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई देती है। लेकिन अब दीगर ममालिक में भी, जहाँ पहले भी बहुत सारा काम हो रहा था, कुछ ऐसे बयानात भी सामने आ रहे हैं, जैसे कि सदर मैक्रोन जो हैं फ्रांस के, वही कहते हैं कि वो 35 अरब डॉलर्स की इसमें सरमायाकारी करना चाहते हैं, और चाहते ये हैं कि दीगर दुनिया जो है उसको भी इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो मालूम हो सके। क्या इम्पोर्टेंस है जी ग्रीन एनर्जी की, क्यों फ्रांस में इसको इस कदर सीरियस लिया जा रहा है और इतनी बड़ी सरमायाकारी की जा रही है, सरमायाकारी से क्या फ़ायदा हो सकता है, ये सारी चीज़ें हमने समोई हैं एक पैकेज के अंदर, आपको दिखाएंगे। फ्रांस ग्रीन एनर्जी में दुनिया को रहनुमाई करने के लिए 35 अरब डॉलर्स की खतीर रकम खर्च करने की मंसूबाबंदी कर रहा है। इस मंसूबे में जदीद और छोटे एटमी न्यूक्लियर रिएक्टर्स की तैयारी भी शामिल है, और जिद्दत के साथ सनअतों के लिए तवानाई का हुसूल भी इस मंसूबे का हिस्सा है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक फ्रांस में अगले साल मार्च में आम इंतखाबात का इनाकाद होना है। आम इंतखाबात से 6 महीने पहले फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना है कि फ्रांस के लिए 2030 तक के रोड मैप में ये तय है कि मुल्क की सनत को कार्बन के अखराज से आजाद करवाया जाएगा, और जिद्दत के पहलू को मद्देनजर रखते हुए सनतों की पैदावार को बढ़ाया जाएगा। फ्रांसीसी सदर का कहना था कि 2030 तक फ्रांस एक कम कार्बन अखराज करने वाला जहाज तैयार करेगा, और जदीद छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स की तैयारी समेत 2 बड़े कारखाने कायम करेगा जहां ग्रीन हाइड्रोजन तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा, हमारा मुल्क बड़ी तादाद में बिजली से चलने वाली गाड़ियां भी तैयार करेगा। हम एक ही वक्त में जिद्दत और सनत पर तवज्जो देंगे। और नौजवानों से बातचीत करते हुए फ्रांसीसी सदर का कहना था कि हमने अपने मुल्क को जिंदगी के शोबों में खुद कफील करने के लिए कोशिशें करनी है। उन्होंने कहा, फ्रांस बड़े सनतकारों के साथ नए काम करने वाले लोगों को भी तरक्की करने के बराबर मौके देगा, ताकि हमारा मुल्क सनअती शोबे में तरक्की करे और उसका मुस्तकबिल महफूज हो। फ्रांसीसी सदर ने वबा की इब्तदा में मास्क की कमी का जिक्र करते हुए कहा, इस बहरान ने हमारी आंखें खोल दी, जिसके बाद हमें एहसास हुआ कि मुल्क में जदीद सनत कितना जरूरी है। उन्होंने कहा, हमें अपनी पैदावारी सलाहियत को बेहतर करने के लिए फ्रेम वर्क तैयार करने की जरूरत है, जिसके लिए जिद्दत पसंदी बुनियादी हैसियत रखती है, और दुनिया के साथ मुकाबला करने के लिए सलाहियतें इस्तेमाल करने की अशद जरूरत है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के इस बड़े मंसूबे को हिज़्ब इख्तिलाफ और दूसरे मुखालफिन की तरफ से तनकीद का निशाना बनाया गया है, और कहा गया है कि ये मैक्रोन की तरफ से इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है, और इससे उनके सियासी मफादात मंसूब हैं। नाज़रीन, 1987 में यानी आज से कोई 32 साल कबल बुर्किना फासो के सदर को कत्ल कर दिया गया था। अब ये फैसला किया गया है कि इस कत्ल की तहकीकात की जाएंगी, अदालती कार्रवाई होगी, और 34 साल बाद इन तहकीकात का आगाज़ होने जा रहा है। अब क्यों ख्याल आया है इस तहकीकात का, ये सारी चीज़ें हमारे पास एक रिपोर्ट में मौजूद हैं, एक पैकेज हमने तैयार किया है डिटेल्ड आपके लिए, आपको दिखाता है। बुर्किना फासो के साबिक सदर थॉमस संकारा को 1987 में एक फौजी बगावत के दौरान कत्ल कर दिया गया था। रवां हफ्ते इनकी कत्ल के हवाले से तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक संकारा को अफ्रीकी चे गुवेरा भी कहा जाता था, और उन्हें इनके साबिक इत्तेहादी ब्लेज कंपावरे की तरफ से कत्ल किया गया था।
तफसीलात के मुताबिक साबिक सदर के कत्ल में मुलव्विस 14 अफराद के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। इनकी कत्ल का बड़ा मुलजिम कंपावरे मुल्क से फरार है और एवरी कोस्ट में मुकीम है। गुज़िश्ता अप्रैल में इसकी गैर मौजूदगी में इस पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। ताहम वो हमेशा से इस बात से इनकारी रहा है वो साबिक सदर के कत्ल में मुलव्विस है। साबिक सदर संकारा की बेवा मारिया संकारा का कहना है कि हमें भी दूसरे हर शख्स की तरह सच का इंतजार है। उन्होंने कहा, अब आज के दिन से तहकीकात का आगाज हो गया है और उन्हें भरपूर उम्मीद है कि सच सामने आ जाएगा। इस कत्ल के बड़े मुलजिम कंपावरे की साबिक सिक्योरिटी चीफ कफांडो पर भी उसकी गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाया जा रहा है, जबकि बकिया 12 मुलजिमान को फौजी ट्रिब्यूनल के सामने पेश किया जाएगा। ये सारे मुलजमान भी कहते हैं कि वो साबिक सदर संकारा के कत्ल में शामिल नहीं हैं। साबिक सदर के कत्ल की तहकीकात वो आगे की कॉन्फ्रेंस हॉल में होगी और तवक्को की जा रही है कि दुनिया भर से 100 से ज्यादा सहाफी इस मुकदमे की समाअत के लिए यहाँ पहुँचेंगे। साबिक सदर संकारा एक करिश्माती शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने 1983 में फौजी बगावत के जरिए इक़्तिदार हासिल किया था और वादा किया था कि वो बदउनवानी और रिश्वतस्तानी के खिलाफ काम करेंगे। ये पेशे के एतबार से लड़ाका पायलट थे। ये अफ्रीका के पहले रहनुमा थे जिन्होंने एड्स के हवाले से शऊरी मुहिम शुरू की और यहाँ ज्यादा शादियों पर पाबंदी आयद की। साबिक सदर संकारा अवाम में बहुत मकबूल थे। वो साइकिल के जरिए दफ्तर जाते थे और उन्होंने बतौर सदर मर्सिडीज के फ्लैट को बेच दिया था। नाज़रीन, आज बैनुल-अक़वामी मंजरनामे में क्या कुछ हुआ है, क्या अहम खबरें थी दुनिया भर से, इस प्रोग्राम में हमने आपसे शेयर की। कल रात दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने